सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के दो नायक, दोनों कांग्रेस के समाजवादी नेता जो भारत के लिए पूरा जीवन कुर्बान करने को तैयार थे। सुभाष ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा तो नेहरू को महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। फर्क था तो रास्ते का। जहां नेहरू महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते से डिगने को तैयार नहीं थे, वहीं सुभाष बोस सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत को आजाद कराने निकल पड़े। हालांकि ये रिश्ता कितना मजबूत था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेताजी की आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम गांधी पर था तो दूसरा नेहरू पर। लेकिन हाल के दिनों में दोनों नायकों को राजनीतिक कारणों से एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। विमान दुर्घटना में सुभाष बोस की मृत्यु पर संशय जताते हुए दशकों से एक अभियान जारी है, जिसके निशाने पर नेहरू रहते हैं। बहरहाल, नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज के कैदियों के खिलाफ लाल किले पर चले मुकदमे में उनकी पैरवी करने के लिए अरसे बाद वकील का चोगा पहना था। बतौर प्रधानमंत्री लाल किले के पहले भाषण में नेताजी के साहस और बलिदान को याद किया था। 1957 में नेहरू सरकार ने ही नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना की थी, जिसका जिम्मा नेताजी के भतीजे शिशिर बोस को सौंपा गया था। एक बात और है जिससे पता चलता है कि इन दोनों महान नेताओं के बीच कितना प्रगाढ़ रिश्ता था। कम ही लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की बेटी के लिए नेहरू जी ने हर महीने आर्थिक मदद की व्यवस्था कराई थी। वैसे अगर नेताजी के परिवार ने स्वीकार ना किया होता तो शायद बहुत लोग ये भी ना मानते कि उन्होंने किसी से विवाह भी किया था या एक एक बेटी के पिता भी थे। नेताजी के प्रेम और विवाह की ये कहानी भी दिलचस्प है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलाज के लिए 1934 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे, जहां वे खाली वक्त का इस्तेमाल अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल लिखने में कर रहे थे। मदद के लिए उन्हें एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। 23 साल की एमिली शेंकेल का चुनाव इसी काम के लिए हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के इस 37 वर्षीय नायक के सीने में एक दिल भी था, जो अपने से 14 साल छोटी एमिली के प्यार भरे स्पर्श से धड़क उठा। स्वदेश और स्वदेशी में पगे नेताजी की नजर में विदेशी से प्यार या शादी कोई गुनाह नहीं था। 26 दिसंबर 1937 को एमिली के 27वें जन्मदिन पर ऑस्ट्रिया के बादगास्तीन में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उन्हें साथ रहने का अवसर कम ही मिला। वे जल्दी ही भारत लौट आए, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी उनका इंतजार कर रही थी। स्वतंत्रता आंदोलन की व्यस्तताओं के बीच नेताजी का विदेश जाना कम ही हो पाता था। फिर भी एमिली को लिखी चिट्ठियां उनके गहन प्यार की गवाही देती है। 29 नवंबर 1942 को उनकी बेटी अनीता का जन्म हुआ। वे अपनी संतान को देखने गए और वहीं से अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को खत लिखकर इसकी जानकारी दी। अफसोस, वहां से लौटकर नेताजी सुभाष जिस मिशन पर निकले उससे कभी लौटकर नहीं आए। एमिली बोस 1996 तक जीवित रहीं और उनकी बेटी अनीता ने एक मशहूर अर्थशास्त्री के रूप में पहचान बनाई। जाहिर है, एमिली ने सिंगल मदर के रूप में काफी कठिनाइयों के बीच अकेली बेटी को पाला। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रहस्यमय बोस फाइल्स के सार्वजनिक होने का बड़ा हल्ला मचा था। जनवरी 2016 में कई फाइलें सार्वजनिक की गईं तो पता चला कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1954 में नेताजी की बेटी की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाया था, जिससे उन्हें 500 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद दी जाती थी। दस्तावेजों के मुताबिक 23 मई 1954 को अनीता बोस के लिए 2 लाख रुपए का एक ट्रस्ट बनाया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी रॉय उसके ट्रस्टी थे। 23 मई 1954 को नेहरू ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसमें लिखा है, डॉक्टर बीसी राय और मैंने आज वियना में सुभाष चंद्र बोस की बच्ची के लिए एक ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उनकी मूल प्रति एआईसीसी को दे दी है। एआईसीसी ने 1964 तक अनीता को 6,000 रुपए वार्षिक की मदद की। 1965 में उनकी शादी के बाद यह आर्थिक सहयोग बंद कर दिया गया। ये मत समझिए कि तब 500 रुपए महीने कोई छोटी रकम थी।
बड़े बड़े अफसरों को भी इतना वेतन नहीं मिलता था। बहरहाल नेहरू ने अपना फर्ज ही अदा किया था और सार्वजनिक रूप से इसकी चर्चा भी नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।